नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो सॉरी, कल वीडियो के लास्ट हिस्से में ना आवाज़ नहीं आ रही थी, तो जो प्रेसिडेंट का टॉपिक हमने कल डिस्कस किया ना, आज आपको फिर से एक बार वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आज हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं, तो दूसरे न्यूज़पेपर्स खास करके इंडियन एक्सप्रेस से हम आर्टिकल्स कवर करेंगे। सबसे पहले सी राजा मोहन का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, आईआर का, पाकिस्तान से संबंधित है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन से संबंधित है। देखो, एक इशू जो हिंदू को जरूर कवर करना चाहिए था, हो सकता है कि आगे कवर करे भी। पिछले हफ्ते हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अचीव की, 1 बिलियन जैब्स की, यानी 1 बिलियन जो टीका है कोविड-19 के वो अब लग चुके हैं लोगों को। तो ये अचीवमेंट हमने कैसे अचीव की, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कंक्लूजन, आगे क्या किन बातों पर सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट इशू है, पूछ सकती है यूपीएससी। तीसरे नंबर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो गर्ल्स का इनरोलमेंट है वो कम है, इससे संबंधित इशू हम डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित टॉपिक हम रिवाइज करेंगे। और पांचवें नंबर पे हम जो कल जिसमें आवाज़ नहीं आई थी प्रेसिडेंट से संबंधित, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कोट आज का ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गुड गवर्नेंस डिपेंड करता है जब देखो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हैं तब जाके गुड गवर्नेंस इंश्योर होता है। तो फोकस इसमें लोगों पर है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए। ये मतलब निकलता है इस कोट का। एक क्वेश्चन और जो आपको अटेम्प्ट करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज दो सिग्निफिकेंट हैव सर्टेन लिमिटेशंस। क्वेश्चन ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज सिग्निफिकेंट तो है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की लिमिटेशंस भी हैं, आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी राजा मोहन का पाकिस्तान से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी फिलहाल पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि पाकिस्तान को अनस्टेबल बनाता है और ये इंडिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जहां एक तरफ देखो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में टेंशंस देखने को मिली। आईएसआई का डीजी कौन बनेगा इस इशू को लेके, हालांकि अभी अभी मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो झुक गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो सजेशन है कि किन्हें आईएसआई का चीफ बनाया जाए, नदीम अंजुम ऐसा उनका कुछ नाम है, नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात मान ली है अब जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। अदरवाइज देखो पिछले काफी दिनों से टेंशंस चल रही थी, जिसे डीजी बनाना चाहते थे पाकिस्तान के आर्मी, उसे अप्रूवल नहीं दे रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। दूसरा, पाकिस्तान की अभी देखो इकोनॉमिक सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। आईएमएफ से लोन ले रहा था पाकिस्तान, लेकिन आईएमएफ ने लेटेस्ट लोन देने से इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने टैक्सेस को इंक्रीज नहीं किया है। तो अब पाकिस्तान के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। इंडिया से कंपैरिजन करता है पाकिस्तान हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की जो अभी इकोनॉमी है इंडिया से देखो ऑलमोस्ट 10 गुना छोटी है। इवन बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में, बांग्लादेश से भी छोटी है पाकिस्तान की इकोनॉमी। और क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान देखो लंबे समय से यह चाहता था कि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ जाए, आ भी गया, लेकिन पाकिस्तान की जो खुशी है वो ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि तहरीक तालिबान जो है उसने देखो अब पाकिस्तान में शरिया रूल इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट अटैक्स तेज कर दिए हैं। इस साल तहरीक तालिबान ने बहुत सारे अटैक्स कैरी आउट किए पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट और इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे जवान भी मारे गए। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान का तालिबान है वो पाकिस्तान में शरिया इस्टेब्लिश करना चाहता है। देखो, एक सर्वे कंडक्ट हुआ था जिसमें पाया गया कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 55% जो लोग हैं वो राजी हैं इस बात से अगर पाकिस्तान में भी तालिबान का रूल आ जाता है। तो तहरीक तालिबान वाले अब ये चाहते हैं कि चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, हम भी पाकिस्तान में शरिया इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तो वही बात हुई ना कि पाकिस्तान अब अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। पाकिस्तान की आर्मी मान लीजिए, पाकिस्तान की सरकार मान लीजिए, इन्होंने ना पिछले बहुत सालों से ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे अब पाकिस्तान की सोसाइटी भी
बहुत रेडिकलाइज हो गई है। मतलब देखो, आतंकवादियों का रेडिकलाइज होना एक बात है, लेकिन आम जो लोग हैं उनका व्यू भी एक प्रकार से ऐसा होना कि हाँ, पाकिस्तान में भी शरिया इस्टेब्लिश होता है, तालिबान का रूल आता है तो सही है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए, और सही मायने में तो देखो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि देखो, इतना लंबा बॉर्डर लगता है इंडिया का पाकिस्तान के साथ। पिछले 30 सालों से पाकिस्तान इंडिया में इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान के थ्रू आतंकवादियों की इनफिल्ट्रेशन होती है, घुसपैठ होती है। अगर पाकिस्तान की सरकार में हार्डलाइनर आ जाते हैं, मतलब ऐसे लोग आ जाते हैं राइट विंग वाले जो रेडिकल इस्लाम में विश्वास रखते हैं, तो फिर इंडिया में भी उसका असर देखने को मिलेगा ना। इंडिया में पाकिस्तान का जो प्रोक्सी वार है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा। खैर देखो, अभी तो फिलहाल तालिबान पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करेगा, ऐसी संभावना दूर दूर तो छोड़ो, बहुत दूर भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन चिंता की बात यह है, जैसे तहरीक-ए-लिबाक पार्टी है पाकिस्तान में, तहरीक-ए-लिबाक, जो कि पाकिस्तान की ना राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, जिन्हें हार्डलाइनर कहा जाता है, जो ब्लास्फेमी के खिलाफ बहुत ज़्यादा जोर शोर से आवाज़ उठाते हैं, और जो पहले मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान से फ्रांस का जो एम्बेसडर है उनको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून की घटना हुई थी, चार्ली हेब्डो मैगजीन से संबंधित, आपको याद होगा। तो उस पर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बचाव किया था। तो ये बात तहरीक-ए-लिबाक पार्टी को पसंद नहीं आई पाकिस्तान में, तो उन्होंने मांग की सरकार से कि फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कुछ समय पहले। तहरीक-ए-लिबाक पार्टी के जो लीडर हैं, साद रिजवी ऐसा उनका कुछ नाम है, उनको पाकिस्तान की सरकार ने अरेस्ट कर लिया था। अब ये तहरीक-ए-लिबाक पार्टी वाले जो हैं, जो पाकिस्तान की राइट विंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं अपने लीडर को छुड़वाने के लिए। इसके अलावा देखो, पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी अभी फिलहाल एकजुट हैं पाकिस्तान की सरकार के अगेंस्ट महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन इश्यूज पर अपनी आवाज उठाने के लिए। मतलब वो भी बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित करेंगी। और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ अभी काफी खराब हैं। इवन यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं बाइडन, वो देखो बात करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ। मतलब इतने खराब रिलेशंस पाकिस्तान और यूएसए के कभी नहीं हुए जितने अभी हैं। पाकिस्तान को पता है यूएसए से उन्हें बहुत मदद मिलती है, आईएमएफ से भी लोन लेना है तो यूएसए का उसमें बड़ा रोल रहता है। तो इसीलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यूएसए के साथ कैसे ना कैसे करके रिलेशंस थोड़े ठीक हो जाएं। सऊदी अरेबिया पहले हेल्प किया करता था पाकिस्तान की, आजकल हेल्प नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान टर्की के साथ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। तो ये बात सऊदी अरेबिया को अच्छी नहीं लगती। चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती तो है, लेकिन चाइना देखो ग्रांट और एड देने में विश्वास नहीं रखता, चाइना लोन देने में विश्वास रखता है। चाइना चाहता है कि $1 अगर हम पाकिस्तान को दें या फिर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, उसके बदले हमें $5 मिले। देखो एक बात याद रखिएगा, चाइना वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, यूएसए की तरह नहीं मदद नहीं देता है फ्री में। चाइना तो बस इन्वेस्ट कर देता है या फिर लोन दे देता है, बदले में वो वापस मांगता है पैसे। यूएसए की तरह नहीं कि एक बार दे दिए तो दे दिए। अब देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, पाकिस्तान की सिचुएशन को काफी ज्यादा वल्नरेबल बनाती हैं। इंडिया के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया, साथ लगता बॉर्डर कंट्री है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका असर साफ तौर पर इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। कुछ एक्सपर्ट्स हालांकि ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में समय समय पर इंस्टेबिलिटी आती रहती है, कभी कू हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास सर्वाइवल स्किल्स हैं सर्वाइव करने की। लेकिन सी राजा मोहन आज के राइटर बोलते हैं, देखो बेशक पाकिस्तान के पास सर्वाइवल स्किल्स हैं, लेकिन ना पाकिस्तान की मदद करने के लिए आज के समय में कोई देश नहीं है। पहले यूएसए मदद कर दिया करता था, सऊदी अरेबिया मदद कर दिया करता था, लेकिन आज के समय में कोई बड़ा देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए मौजूद नहीं है। और बात करें इंडिया की, नहीं मदद के संदर्भ में नहीं, इंडिया पाकिस्तान पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? देखो साउथ एशिया में जो बाकी कंट्रीज है ना, जैसे नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन देशों की पॉलिटिक्स में जब भी कुछ होता है ना, तो इंडिया ना चाहते हुए भी इन देशों की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि
इन देशों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो इंडिया से आह्वान करती हैं कि देखो गलत हो रहा है, आप रोकिए इसे। तो ना चाहते हुए भी इंडिया इन देशों की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो ही जाता है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा है, कोई देश का लीडर उस पर बोलने को तैयार नहीं है। इंडिया की मीडिया भी पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स को कवर नहीं कर रही है, जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम इंडिया को बेसिक इंटरेस्ट जरूर बता देने चाहिए कि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसमें इंडिया के बेसिक इंटरेस्ट क्या हैं। इंटरफेरेंस तो चलो आप छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंडिया कम इंटरफेयर करता है। रेयर एग्जांपल है 1971 में। 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया था, और क्यों किया था वो आपको पता है। राइटर ये कहते हैं लास्ट में, देखो इंडिया के जो लीडर्स हैं ना, उनकी सोच ये है कि कुछ भी कर लो, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। बट बात ये है कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार से नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेन पिलर हैं पाकिस्तान में। तो कम से कम पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है ना, उस पर इंडिया को अपने इंटरेस्ट जरूर जाहिर करने चाहिए कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो स्टेक्स हैं वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में इन्वॉल्व हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सी राजा मोहन का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वैक्सीनेशन से संबंधित है। शैलजा चंद्रा का आर्टिकल है, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सेक्रेटरी के पद पर थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। देखो इंडिया ने पिछले हफ्ते जो एक बड़ी अचीवमेंट अचीव की, 1 बिलियन डोजेस की, यानी 1 बिलियन जो इंजेक्शंस हैं कोविड-19 के हमारे देश में, वो इंजेक्ट किए जा चुके हैं। इस सक्सेस के पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे? देखो 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे। यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी भी थोड़ा पॉजिटिव पिक्चर इंडिया से संबंधित दिखाना चाहती है, तो यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेती है जिससे इंडिया की तारीफ हो, इंडिया की रिस्पेक्ट इंक्रीज हो। तो 6 फैक्टर्स जो 1 बिलियन अचीवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला, देखो कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद सभी स्टेट्स जल्द से जल्द अपने सभी एलिजिबल सिटीजन्स को वैक्सीन देना चाहते थे। ये सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस अचीवमेंट के लिए। दूसरा, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी थी। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने सेकेंड वेव के बाद जल्दी से अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसे इन्हेंस किया। हमारे देश में वैक्सीन अवेलेबल थी, तभी तो हम देखो इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। यहाँ पर देखो एक बात जरूर है जो आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं कहाँ पे फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। भारत बायोटेक ने जो वादा किया था ना कि हम अगस्त में इतनी वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे, सितंबर में इतनी करेंगे, वो अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाए। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने टारगेट को फुलफिल किया। तीसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ये है, देखो एक बार मई में थोड़ा कंफ्यूजन थी कि कौन वैक्सीन प्रोक्योर करेगा, पैसे किसके लगेंगे। वो कंफ्यूजन जब एक बार दूर हो गई ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट्स के लिए वैक्सीन प्रोक्योर करेगा, तो उसके बाद अच्छा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस मामले में देखने को मिला। सेंटर जहां वैक्सीन को प्रोक्योर कर रहा था और वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा था स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी के द्वारा। हालांकि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी रोल रहा। तीसरा, जो कोविन प्लेटफॉर्म है जिसपे हम रजिस्टर करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसको आधार के साथ लिंक किया गया। तो देखो फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। हमारे देश में ना बहुत बार कोई स्कीम चलाई जाती है, फर्जीवाड़ा बहुत हो जाता है, किसको वैक्सीन दी गई किसको नहीं दी गई ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोविन एप्लीकेशन की सहायता से लोगों को ट्रैक करना आसान हो गया और फर्जीवाड़ा बहुत खत्म हो गया। बहुत हद तक थोड़ा बहुत है, अभी भी लोग कुछ लोगों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया है, लेकिन नाम मात्र का है, ज्यादा नहीं। पांचवा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल रहा, ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, मतलब जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने भी देखो बहुत अच्छा काम किया। आगे इस आर्टिकल में आएगा भी, हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाके जो सिर्फ हेलीकॉप्टर से एक्सेस किए जा सकते हैं, राजस्थान के ऐसे इलाके जहां पे देखो पूरा दूर दूर तक आपको डेजर्ट ही देखने को मिलेगा, वहां पर दूर दराज के इलाकों में हेल्थ वर्कर्स ने जाके लोगों को वैक्सीनेट किया, बहुत अच्छा काम किया। लास्ट में है पब्लिक सपोर्ट, लोगों ने भी अपना सपोर्ट दिया इस कैंपेन में। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जागरूक किया, मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से आपको देखने को मिलेंगे कि लोगों ने जागरूक होते हुए अपनी भूमिका निभाई, और जो लोग वैक्सीन हेजिटेंसी कर रहे थे, मतलब नहीं लगवाना चाहते थे वैक्सीन, उनको जागरूक किया कि भैया लगवा लो, जरूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। लेकिन देखो कुछ चिंता की बातें भी हैं। चिंता की बात जैसे कि
सेकेंड डोज जो है वैक्सीन की, उसमें बहुत से लोग अभी उदासीन हैं। वो लोग जिनकी एज 18 साल से कम है वो अभी बाकी हैं। इसके साथ साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए, कई सारे देशों में थर्ड बूस्टर वैक्सीन भी लगी है कुछ बूढ़े लोगों को, तो हमारे देश में भी अगर उसकी आवश्यकता है तो थर्ड डोज लगाई जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब राइटर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, यहां पर तो देखो 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। ये छोटे राज्य हैं या फिर यूटी हैं कहकर हम इनकी सक्सेस को दरकिनार नहीं कर सकते। बात सही है, ये छोटे हैं, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये तो देखो पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन जैसी अचीवमेंट अचीव करना आसान नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, यहां पर तो देखो अभी तक सिर्फ एलिजिबल पॉपुलेशन का 65% वैक्सीनेशन हुआ है। मतलब वैक्सीनेशन नहीं, मतलब फर्स्ट डोज सिर्फ 65% एलिजिबल लोगों को लगी है। टोटल वैक्सीनेशन तो काफी कम हुआ है। तो यहां पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड-19 के एप्लीकेशन आप देखोगे ना, तो आप ये बात नोटिस करोगे कि वैक्सीनेशन की जो रेट है ना, फ्लक्चुएट कर रही है, कभी ज्यादा कभी कम। फर्स्ट डोज जितनी तेजी से लगती है उतनी तेजी से सेकेंड डोज नहीं लग पाती है। कुछ जो रीजंस हैं वो दिए जा सकते हैं, जैसे कि फेस्टिवल सीजन है, या फिर अभी जो दूर दूर तक थर्ड वेव की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए लोग जो हैं थोड़े निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन देखो, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए थर्ड वेव का। हमें जल्द से जल्द हमारे देश की सभी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है। कंक्लूजन में भी यही बात बोली जाती है। ये सिर्फ देखो लड़ाई जीती गई है, 1 बिलियन जो टारगेट अचीव करके हमने सिर्फ एक लड़ाई जीती है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इसलिए विभिन्न स्टेट्स को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, और जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की आवश्यकता आए, स्टेट गवर्नमेंट्स को वहां पर सपोर्ट करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वैक्सीनेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स की इनरोलमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस का जो टॉपिक है उससे इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले कुछ दशकों में कई सारे फील्ड्स में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। जैसे हाल ही में आप ओलंपिक दीजिए, ओलंपिक में महिलाओं ने देश को मेडल जितवाए हैं। स्पेस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया है कि महिलाएं किसी भी मायने में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लेकिन दिक्कत अभी यह है, जैसे वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स का इनरोलमेंट हो, अभी भी कम है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना कुछ होने के बावजूद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स का इनरोलमेंट क्यों कम है? देखो, ये कुछ रीजंस हैं, जैसे 31.9% जो गर्ल्स हैं स्कूल छोड़ देती हैं डोमेस्टिक एक्टिविटीज में एंगेज होने के कारण। 18.4% गर्ल्स स्कूल छोड़ देती हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण। 15.3% एजुकेशन में इंटरेस्टेड ना होने के कारण, और 12.4% इसलिए छोड़ देती हैं कि उनकी जल्दी मैरिज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कम है, जैसे जेंडर बायसेस एंड सोशल नॉर्म्स। प्रॉब्लम देखो सिर्फ गरीबी की नहीं है, प्रॉब्लम अभी भी एटीट्यूड की है। अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें पेरेंट्स को यह लगता है कि गर्ल्स की तो शादी हो जाएगी, उनको पढ़वाने का क्या फायदा। अगर गर्ल्स और बॉयज की एजुकेशन की बात आए तो बॉयज की एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और गर्ल्स के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लो एक्सपेंडिचर ऑन गर्ल्स एजुकेशन। पहले पॉइंट से ही मिलता जुलता पॉइंट है। देखो, एवरेज के तौर पर एनुअल जो गर्ल्स पर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है वो बॉयज के अपेक्षाकृत 2860 रुपए कम है। ये एक सर्वे से पता लगता है। कोई भी बात हो, जैसे गर्ल्स के लिए स्कूल चूज करने की बात हो, प्राइवेट ट्यूशन की बात हो, सब मायनों में जो गर्ल्स हैं उनके साथ में भेदभाव होता है। मतलब कुछ पेरेंट्स, सारे नहीं, बहुत हद तक हमारे देश में सिचुएशन इंप्रूव हुई है। अगर देखो आप आज़ादी से कंपेयर करोगे, आज़ादी के समय तो हमारे देश में लिटरेसी रेट ही इतनी कम थी। कितनी थी? 15-16% थी शायद। अब तो
लेटेस्ट सेंसस तो कंडक्ट हुआ नहीं है। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में लिटरेसी रेट 74% थी, यानी 74%। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में देख लीजिए। देखो, मैं यूं तो नहीं कहूँगा कि सभी जो पेरेंट्स हैं वो गर्ल चाइल्ड्स को सपोर्ट करते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत बार ऐसे मेल आते हैं कि पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, 292 जिनकी रैंक है ना, उनका नाम है अभिलाषा, जिन्होंने ओनली आईएएस पर लेक्चर्स भी ले रखे हैं एनसीईआरटी के, आप देखिएगा कभी। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा सपोर्टिव रहे। उनका लास्ट अटैम्प्ट था एज के हिसाब से, और आपको पता है इस एज तक तो लड़कियां छोड़िए, लड़कों पर भी शादी का कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन अभिलाषा के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और फाइनली उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, 292 उनकी रैंक आई। तो देखो, ज़्यादातर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन पर सोसाइटी का प्रेशर रहता है। देखो, पर्सन कोई गलत नहीं होता। पेरेंट्स के साथ कई बार दिक्कत ये होती है, वो भी सोसाइटी में रहते हैं, उनकी जो सोच बनती है वो सोसाइटी से बनती है। जो पेरेंट्स हैं उनके आसपास कौन से लोग हैं, पेरेंट्स के जो रिश्तेदार हैं वो कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। तो पेरेंट्स की कभी गलती नहीं होती, गलती होती है सोसाइटी की, जिससे पेरेंट्स की सोच बनती है। तो वो जनरेशन तो देखो अब जैसी है, आने वाली जनरेशन तो हमारी जनरेशन है, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा दारोमदार है समाज को चेंज करने का। खैर, वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, क्या किया जा सकता है। देखो, कोविड-19 के बाद डर ये है कि बहुत सारी जो और गर्ल चाइल्ड्स हैं वो स्कूल छोड़ देंगी, वो वापस अब स्कूल नहीं आएंगी, क्योंकि अब स्कूल लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखा गया है, आंकड़ा तो बाद में आएगा, लेकिन देखा गया है कि कोविड-19 से पहले जितनी गर्ल्स स्कूल अटेंड कर रही थी अब उतनी नहीं कर रही हैं। तो टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, खास करके सरकारी स्कूल के टीचर्स की। वो अपने आसपास जितने भी परिवार हैं उनको पता है कि ये गर्ल चाइल्ड पहले आती थी अब स्कूल नहीं आ रही है, उनको मतलब मोटिवेट किया जाए कि फिर से आप स्कूल में आइए, ताकि उनकी जो स्कूलिंग है वो बीच में ना छूटे। बाद में जाके एहसास होता है कि स्कूल को छोड़ना कितना ज्यादा गलत निर्णय था। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉप आउट मैपिंग। एक मैप सरकार बनाए कि कहां कहां पर गरीबी ज्यादा है, कहां कहां पर जो ड्रॉप आउट की रेट पास्ट में ज्यादा रही है, ताकि उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज। एथिक्स में हम पढ़ते हैं कैसे पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो चेंज किया जा सकता है, ताकि वो अपनी गर्ल्स को स्कूल में एडमिशन दिलवाएं और उनकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखें। तो बिहेवियर चेंज के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे पर्सनैलिटी की, जो फेमस सेलिब्रिटी हैं उनकी मदद लेना, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, टियर 3 पंचायत, उनकी मदद लेना, एनजीओज हैं उनकी मदद लेना। बहुत सारे स्टेप्स हम एथिक्स में लिखते हैं कैसे बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स थोड़े ही हैं जो कि अपनाने की आवश्यकता है। आप सोचिए और क्या किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है वो इंक्रीज हो, और कोविड-19 के बाद जो हमारी बच्चियां हैं वो स्कूल ना छोड़ें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हमारे देश में कोई भी सिटीजन, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, सभी के लिए सेम सिविल लॉज का होना, खास करके पर्सनल लॉज का। पर्सनल लॉज का मतलब है फैमिली अफेयर्स, शादी, तलाक, सक्सेशन, ये सब चीजें आती हैं पर्सनल लॉज में। देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूं। 1947 से पहले, यानी आजादी मिलने से पहले, विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था। इस वजह से शादी, तलाक और सक्सेशन से संबंधित मामलों में वुमन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। इस वजह से संविधान जब बनाया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 44। मतलब सरकार ये कोशिश करे कि देश में सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज होने चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है, संविधान निर्माताओं ने इस प्रोविजन को डीपीएसपी में क्यों डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है।
हालांकि ये एक इंस्ट्रक्शन जरूर है गवर्नमेंट को, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहते हुए कि इसे इन्फोर्स किया जाए। देखो, संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले समय में जब सरकार को उचित लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आनी चाहिए, तब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने इसे डीपीएसपी में डाला। देखो, 1950s में मांग उठना स्टार्ट हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी में है, सरकार अब इसे लेके आए। लेकिन उस समय सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया। उस समय एक्ट्स आए थे जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, लेकिन मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था उस समय। तो तब से अभी तक मांग चली आ रही है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया है, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। और अभी भी हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी धर्म के आधार पर यह तय होता है कि किस सिटीजन पर कौन सा पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा यह आवाज उठाई जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आना चाहिए। आर्टिकल 44 भी यही बोलता है। लॉ कमीशन को यह मुद्दा सौंपा गया था सरकार के द्वारा। लॉ मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को कहा था कि आप अपनी राय दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर। लॉ कमीशन ने लेकिन अभी कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अभी उचित समय नहीं है। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अगर देखो, हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए सिमिलर पर्सनल लॉज होंगे, तो इसका मतलब यह है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग पर्सनल लॉज को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है हमारे देश में। दूसरा आर्गुमेंट, जेंडर पैरिटी। काफ़ी सारे धर्मों में देखो वुमन के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है धर्म के नाम पर। यानी धर्म के नाम पे कहा जाता है कि हमारा धर्म अलग है और हमारे धर्म में यही रीति है, यही रिवाज है, इसी वजह से वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। यह सरासर गलत है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित है। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। चौथा आर्ग्यूमेंट एस्पायरेशंस ऑफ यंगर पॉपुलेशन। हमारे देश में देखो अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग है। यंग पॉपुलेशन इक्वालिटी चाहती है। यंग पॉपुलेशन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी एस्पायरेशंस ये हैं कि धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो यंग पॉपुलेशन की एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में बाईपास द कंटेंशियस इशू ऑफ रिफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। अभी देखो बहुत सारे धर्मों में ऐसी प्रैक्टिसेस प्रीच की जाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है या फिर भेदभाव वाली हैं, इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं। अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे किसी एक स्पेसिफिक धर्म में तो आवाज उठने लगती है कि आप सिर्फ हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हमारे पास आर्टिकल 25 है, हम हमारे धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस प्रकार की जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पांचवा आर्गुमेंट कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सहायता से। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में देखो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो कैसे एक पर्सनल लॉज सरकार लेके आएगी? सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ सिमिलर पर्सनल लॉज को फॉर्मुलेट करना सभी सिटीजन्स के लिए। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट परसेप्शन देखो ये जाती है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात आती है, परसेप्शन ये जाती है कि जो मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के पर्सनल लॉज हैं उनको थोप ना दिया जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज पर। तीसरा आर्गुमेंट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स। अगर देखो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है इसका मतलब स्टेट जो है
विभिन्न धर्मों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी कर रहा है, जो कि संवैधानिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है सेंसिटिव एंड टफ टास्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाएं और समाज की जो स्टेबिलिटी है वो स्पॉइल हो जाए। सबसे लास्ट में आर्गुमेंट दिया जा सकता है, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि डीपीएसपी में है और सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना, लेकिन अभी फिलहाल ये उचित समय नहीं है। अभी सरकार को हर एक धर्म पर अलग अलग फोकस करना चाहिए और किसी धर्म में अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस प्रीच की जाती है जो कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हटाने पर सरकार फोकस करे। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिमिलर प्रैक्टिस हो। बेशक देखो हर एक धर्म के लिए अलग पर्सनल लॉज हों, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सरकार ऐसा कर भी रही है। सरकार में देखो जुडिशरी भी आती है। जुडिशरी अब जुडिशरी ने अभी ट्रिपल तलाक के इशू पर वर्डिक्ट दिया, तो ये एक प्रकार से कोशिश है मुस्लिम महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसे खत्म करने की। इवन पोलीगैमी, बहुविवाह, वो भी केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उस पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है। उसी प्रकार से देखो हिंदू धर्म में भी कुछ गलत होता है तो उन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार रिफॉर्म्स लेकर आए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे सरकार सभी धर्मों में, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन देखो इसके साथ साथ विभिन्न धर्मों की कम्युनिटीज को काम करना होगा, एक संवेदनशीलता भी फैलानी होगी ताकि अपने आप से ही विभिन्न कम्युनिटीज कदम उठाएं और कम्युनिटी के अंदर वुमेन के साथ कुछ अगर गलत डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट जाके कोई काम होता है तो उसे धर्म के नाम पर लेजिटिमाइज ना किया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए कम्युनिटीज के द्वारा अपने आप से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। लॉ कमीशन के द्वारा देखो ये बोला गया अभी उचित समय नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, लेकिन फैमिली लॉज में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए हैं लॉ कमीशन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैन के लिए शादी के लिए जो मिनिमम एज है वो है 21 और वुमेन के लिए है 18। लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया कि देखो ये पुरानी दकियानूसी सोच है, ये स्टीरियोटाइप है कि मैन की जो एज है शादी करते वक्त वुमेन से बड़ी होनी चाहिए। इस वजह से मिनिमम एज मैन की शादी के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18। ये गलत है, दोनों के लिए इक्वल एज होनी चाहिए 18-18। दूसरा सजेशन लॉ कमीशन के द्वारा फैमिली लॉ से संबंधित यह दिया गया, तलाक के बाद पति पत्नी के बीच प्रॉपर्टी आधी आधी डिवाइड हो, यानी इक्वली डिवाइड हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के द्वारा देखो कहा गया अभी डाइवोर्स लेने के लिए यानी तलाक लेने के लिए एक बेस ये भी हो सकता है कि अगर पति या फिर पत्नी को गंभीर बीमारी है तो उसके बाद पति या पत्नी के द्वारा बोला जा सकता है देखो मेरे स्पाउस को गंभीर बीमारी है और इसीलिए मुझे तलाक चाहिए इनसे। लेकिन लॉ कमीशन ने कहा अगर देखो डिजीज क्यूरेबल है, जिसका इलाज हो सकता है या फिर जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस बीमारी के लिए ये एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए तलाक लेने के लिए। मतलब अगर कोई ऐसा डिजीज जिसका इलाज संभव ना हो तभी ये ग्राउंड बने तलाक के लिए। अगर कोई ऐसा डिजीज है स्पाउस को जिसको इलाज हो सकता है तो फिर ये ग्राउंड ना बने तलाक लेने के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन देखो सिविल मैरिज के वैलिड होने से पहले पेरेंट्स को 30 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। तो इस 30 दिन के नोटिस का फायदा उठाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, स्पेसिफिकली तब जब कपल के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज की जाती है या फिर इंटर रिलीजन मैरिज की जाती है। तो लॉ कमीशन के द्वारा बोला गया 30 दिन का जो नोटिस देने का प्रोविजन है इसे हटा दिया जाए। अगली रिकमेंडेशन लॉ कमीशन के द्वारा यह बोली गई कि अडल्ट्री जो है इसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए और ये एक बेस होना चाहिए तलाक लेने के लिए। नेक्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा यह भी बोला गया कि देखो बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ एडॉप्शन और गार्डियनशिप संबंधित मैटर्स में सिमिलर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कहने का देखो मतलब साफ है, लॉ कमीशन के द्वारा एक कोशिश की गई है
कि सभी धर्मों के जो फैमिली लॉज हैं उनमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के आधार पर। कौन से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी। अगर देखो ये प्रिंसिपल्स सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में, फैमिली लॉज में प्रीच किए जाएंगे तो ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमारा समाज बढ़ेगा। अगर ऊपर से यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपोज किया जाता है तो समाज में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। ये कल्चरल डाइवर्सिटी के अगेंस्ट होगा और प्लूरलिटी के भी अगेंस्ट होगा। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और ये क्यों कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ना होना ये इंडिया के सेकुलरिज्म के आइडियल के अगेंस्ट है? और आप ये भी बताइए व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक नहीं आ पाया है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट टॉपिक से देखो, आपको पता है हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किसी भी देश में जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो दो हेड्स होते हैं, एक रियल हेड, एक नॉमिनल हेड। हमारे देश में प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है वो रियल हेड है और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। जैसे ब्रिटेन में क्वीन जो है वो नॉमिनल हेड है और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड हैं। दूसरा, हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। हमने डिटेल से डिस्कस किया जब फेडरलिज्म का चैप्टर डिस्कस किया था। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोर्ट है एक जेम्स मैनर का, इनके द्वारा कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने देखो प्रेसिडेंट की पोस्ट को अच्छे से डिजाइन नहीं किया। मतलब इनका कहना है कि ये जो टास्क था प्रेसिडेंट की पोस्ट को डिजाइन करने का, इस टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। बहुत सारी एनोमलीज हैं, गड़बड़ियां हैं हमारे देश में प्रेसिडेंट की पोस्ट में। और ब्रिटेन में जो क्वीन की पोस्ट है उस पोस्ट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है हमारे देश में प्रेसिडेंट की पोस्ट। देखो डिफरेंस क्या है अगर यूपीएससी कंपेयर करवा लें कि ब्रिटेन में जो क्वीन की पोस्ट है वो कैसे अलग है इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट से। देखो वहाँ पे जो क्वीन की पोस्ट है वो हेरिडिटरी है, मतलब वंशानुगत है। एक ही फैमिली के आगे जो नुमाइंदे हैं वो क्वीन या फिर किंग बनते रहते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से, जिसमें स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्राडिक्शन साफ तौर पे देख सकते हो। एक तरफ देखो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है, अगर देखो नॉमिनल हेड ही है तो फिर प्रेसिडेंट को इतने रिगरस इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्ट क्यों किया जाता है, डायरेक्टली अपॉइंट क्यों नहीं कर दिया जाता? जबकि ब्रिटेन में जो क्वीन की पोस्ट है वो नॉमिनल हेड है, इसीलिए वो एक ही फैमिली में है, इलेक्शन नहीं होता है ब्रिटेन में क्वीन का। लेकिन इंडिया में नॉमिनल हेड तो है प्रेसिडेंट की पोस्ट, लेकिन फिर भी रिगरस तरीके से इलेक्शन होता है और उसके बाद इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। दूसरा, ब्रिटेन में देखो कन्वेंशन ये है किंग कैन डू नो रॉन्ग। इस चीज़ के देखो इस कहावत के दो मतलब हैं। एक तो देखो किंग के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, मतलब उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड है। अगर इसे हम और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करें इम्यूनिटी कैसे, देखो किंग के द्वारा कोई भी काम किया जाता है वहाँ पे ब्रिटेन में, डिसीजन किंग के नाम पे लिए जाते हैं, लेकिन काउंटर साइन भी किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा। तो कल को कोई गलती होती है तो उस वही मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, किंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने एक्ट के लिए। तो इसी वजह से ये कहावत है किंग कैन डू नो रॉन्ग। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो सकता है अगर प्रेसिडेंट संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, संविधान को वायलेट करते हैं। और इम्यूनिटी भी तब तक ही है जब तक वो पर्सन प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट से रिटायर प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उससे रिटायर होने के बाद में केस चल सकता है, मुकदमा चल सकता है और सजा भी हो सकती है। यानी इम्यूनिटी सिर्फ तब तक है जब तक आप प्रेसिडेंट हो। आपने इस्तीफा दे दिया या फिर आपने रेजिग्नेशन दे दिया, आपका जो टर्म है वो खत्म हो गई, उसके बाद आप नॉर्मल सिटीजन हो। लेकिन ब्रिटेन में जो क्वीन की पोस्ट है वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड है जो क्वीन या फिर किंग होती हैं।
इसके अलावा देखो इंडिया में प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं संविधान को डिफेंड करने की। जैसा हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है अगर वो संविधान को वायलेट करते हैं। हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट से भी स्ट्रॉन्ग है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, जैसे देखो कोई बिल पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट उस बिल को ना तो अपनी एसेंट देते हैं ना ही उसे रिजेक्ट करते हैं, बस अपने पास रखते हैं। तो इस पावर को कहा जाता है पॉकेट वीटो। यूएसए में क्या है, यूएसए में प्रेसिडेंट को 10 दिनों के अंदर अंदर बिल लौटाना होता है, या तो आप साइन कीजिए या फिर रिजेक्ट कीजिए। लेकिन इंडिया में कोई टाइम फ्रेम में नहीं बताया गया है कि कितने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट को बिल या तो साइन करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो बहुत बार इसे एज ए पावर प्रेसिडेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उस समय एक इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ये बिल पार्लियामेंट से पास होकर गया था इनके पास, तो इन्होंने ना तो रिजेक्ट किया और ना ही उसको अपनी एसेंट प्रोवाइड की, तो उनके पास रखा। इसके अलावा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट रिप्लिका नहीं कह सकते। हमारे देश में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो ब्रिटेन में क्वीन की पोस्ट की एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स हैं और प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी उनको नहीं प्रोवाइड है। आगे देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। अभी क्या है, अभी प्रोविजन ये है संविधान के अनुसार कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। अगर कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। और संविधान में प्रोविजन ये भी है कि अगर संविधान को अमेंड करने से संबंधित कोई बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई बिल है, तो उसे अपनी एसेंट देनी ही होगी प्रेसिडेंट को। समझ गए? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपनी एसेंट देनी ही होगी प्रेसिडेंट को। ये प्रोविजंस अभी हैं, लेकिन हमेशा से ऐसे प्रोविजंस नहीं थे। जब शुरुआत में हमारा संविधान बना था तो उस समय ये प्रोविजंस थे नहीं हमारे संविधान में। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से ये दोनों प्रोविजंस ऐड किए गए थे। देखो जैसे ही संविधान बना तो उसके बाद डिस्प्यूट हो गया। पहले प्रेसिडेंट आपको पता है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, और नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे। दोनों के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट थे और पंडित नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों के बीच डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है हिंदू कोड बिल को लेके। हिंदू कोड बिल को अपनी एसेंट देने से मना कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी प्रेसिडेंट ने। तो उस समय अटॉर्नी जनरल थे MC सेतालवाद, इन्होंने इंटरवेंशन किया था, इन्होंने क्लैरिफाई किया था कि जी देखो हमारा देश जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में, और रियल पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, रियल पावर्स प्रेसिडेंट के पास नहीं हैं। तो मतलब अटॉर्नी जनरल MC सेतालवाद ने ये कहा था प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपनी डिस्क्रिशन से किसी बिल को एसेंट देने से मना कर दें। इसके बाद देखो 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है। 24th अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन ये किया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो ये अनिवार्य होगा प्रेसिडेंट के लिए कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपनी एसेंट प्रदान करें। तो ये मैंडेटरी हो गया था, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट देनी ही होगी, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ऐसा प्रोविजन किया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि आया 1971 में। इसके बाद देखो आता है 42वां अमेंडमेंट एक्ट। ये एक्ट आता है 1976 में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इस अमेंडमेंट एक्ट ने जो पहले डिस्प्यूट हुआ करता था प्रेसिडेंट के बीच और प्राइम मिनिस्टर के बीच, डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर दिया। इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि प्रेसिडेंट हमेशा एक्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अनुसार, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट उसी के हिसाब से एक्ट करेंगे, अपनी मनमर्जी से एक्ट नहीं करेंगे। तो पहले काफ़ी बार डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता था, प्रेसिडेंट अपने आप को असर्ट करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट ने उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर दिया कि हाँ जी मर्जी चलेगी, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करेंगे। लेकिन इसका एक इफेक्ट देखो ये भी हुआ
कि इंडिया में भी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो सिर्फ रबर स्टैंप की तरह हो गई। जैसे ब्रिटेन में क्वीन की जो पोस्ट है उसे गोल्डन जीरो माना जाता है, मतलब उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, सिर्फ रबर स्टैंप पोस्ट है। तो उसी प्रकार से 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट काम करेंगे सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, तो इंडिया में भी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो गोल्डन जीरो हो गई, वो रबर स्टैंप की तरह हो गई। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेगी वही करेंगे प्रेसिडेंट। तो बस एक प्रकार से स्टैंप लगाने का काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट, जैसे क्लर्क स्टैंप लगाता है उसी प्रकार से स्टैंप लगा रहे हैं प्रेसिडेंट। लेकिन देखो कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद 1978 में इमरजेंसी हट जाने के बाद जनता पार्टी की सरकार आती है और संविधान में फिर से अमेंडमेंट की जाती है, 44th अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट को थोड़ी बहुत डिस्क्रिशनरी पावर फिर से दे दी गई। मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन देखो ये था, जनता पार्टी को लगता था कि प्रेसिडेंट ने एक प्रकार से घुटने टेक दिए थे इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि प्रेसिडेंट भी उसी पार्टी के थे और प्राइम मिनिस्टर भी उसी पार्टी के थे। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रेसिडेंट अलग पार्टी से हैं और प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी से हैं, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट की पोस्ट का इस्तेमाल किया जा सके एक प्रकार से चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए। तो इस मोटिवेशन के साथ कुछ पार्शियल जो पावर्स थी वो लौटा दी गई थी प्रेसिडेंट को, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आई थी 1978 में। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि फिर से एक प्रकार से प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट है वो अनसेटल हो गई, मतलब पीएम के बीच और प्रेसिडेंट के बीच जो डिस्प्यूट देखने को मिलता था वो सेटल डाउन हो गया था 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। इवन 24वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद वो पोस्ट फिर से अनसेटल हो गई, क्योंकि थोड़ी बहुत डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट के पास अभी भी। तो प्रेसिडेंट कैसे अपनी उन डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्यूचर में करेंगे, इस बात पे विवाद खड़ा हो सकता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, जुडिशरी की अलग राय हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है हंग पार्लियामेंट का। मान लीजिए इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के द्वारा किसको इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए? वैसे तो कन्वेंशन यही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया जाता है पहले, या फिर जो कोलिशन है इलेक्शन से पूर्व जो कोलिशन बना है उसके पास बहुमत है तो उसको इनवाइट किया जाता है। लेकिन गवर्नर ने जैसे देखो मणिपुर के केस में, गोवा के केस में इस कन्वेंशन को इग्नोर किया है, तो क्या प्रेसिडेंट भी इस कन्वेंशन को इग्नोर कर सकते हैं? इस बात पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है और ऐसा केस कोई आया नहीं है। जैसे देखो आर वेंकटरमन जब प्रेसिडेंट थे तो उस समय पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इनस्टेबल थी और हंग पार्लियामेंट काफ़ी आती थी। जैसे देखो 80s के अंत का दौर या फिर 90s के स्टार्टिंग का दौर, काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स बनी थी उस समय। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन को मिनिमम रखा था और हेल्दी कन्वेंशंस इन्होंने डेवलप की। मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे। इन्होंने अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज नहीं किया और बहुत कम मामलों में इन्होंने अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज किया। हेल्दी कन्वेंशंस इनके द्वारा डेवलप की गई। अब एक टर्म है प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म। मतलब प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखो ये होता है, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपना एक्टिविज्म शो कर रहे हैं। समय समय पे हमारे देश में जो प्रेसिडेंट्स आए हैं उन्होंने एक्टिविज्म शो किया है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम नहीं किया है काफ़ी मौकों पर। एक एक करके हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। राजेंद्र प्रसाद का, ज्ञानी जैल सिंह का, KR नारायणन का, APJ अब्दुल कलाम का और प्रणब मुखर्जी का। राजेंद्र प्रसाद ने देखो हिंदू कोड बिल को एसेंट देने से मना कर दिया था, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम नहीं करने का फैसला लिया था हिंदू कोड बिल के ऊपर। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने अपना देखो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। एक बिल था पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और इस बिल पे इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, अपने पास रख लिया था बिल, ना तो वापस किया, ना ही उसको अपनी एसेंट प्रोवाइड की, ना ही उस बिल को रिजेक्ट किया। KR नारायण, इन्होंने देखो बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगाने से संबंधित कुछ मामला इनके पास आया था,
तो इन्होंने रिकंसिडर करने के लिए भेजा था सरकार को कि आप रिकंसिडर कीजिए इस फैसले को। सोच के देखो, वैसे तो देखो सरकार फिर से उसी फाइल को भेजती KR नारायण के पास, तो इनको बाद में असेंट देनी पड़ती उस फैसले पे, लेकिन मोरली हार हो जाती है गवर्नमेंट की ऐसे इश्यूज में। प्रेसिडेंट के द्वारा एक बार किसी फाइल को रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया जाता है, तो कन्वेंशन ये है कि मोरल बेसिस पे गवर्नमेंट फिर से उस फाइल को नहीं भेजती प्रेसिडेंट के पास। तो इन्होंने रिकंसिडर करने के लिए बोला था कि आप इस फैसले को रिकंसिडर कीजिए, और बाद में सरकार ही चेंज हो गई थी। इसके अलावा देखो, KR नारायण जब राष्ट्रपति थे तो इन्होंने सरकार के द्वारा दी गई स्पीच को पढ़ने से इनकार कर दिया था रिपब्लिक डे के मौके पर। इन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो मैं इंटरव्यू दूंगा दूरदर्शन को, और इन्होंने ऐसा ही किया। और इन्होंने और भी ज़्यादा प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म शो किया। US के प्रेसिडेंट आए थे हमारे देश में, तो US प्रेसिडेंट के सम्मान में एक स्पीच देनी थी। इन्होंने सरकार के द्वारा दी गई स्पीच को नहीं पढ़ा, इन्होंने अपनी तरफ से बोला, इन्होंने नैम के रेलेवेंस की बात की और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया। सोच के देखिए, USA तो मेन सेंटर था ना यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होता है, एक ही पोल होता है, और उस समय एक ही पोल था, वो था USA। और USA नैम के बहुत ज़्यादा विरुद्ध था, लेकिन इन्होंने नैम के रेलेवेंस के बारे में बात की और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की, तो काफ़ी एक्टिविज्म इनके द्वारा शो किया गया था। APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात करें तो इन्हें ये एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, मतलब इन्होंने ज़्यादा एक्टिविज्म शो नहीं किया, लेकिन ये पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी प्रेसिडेंट के लिए ये भी अच्छी चीज़ नहीं है कि वो जनता से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। तो APJ अब्दुल कलाम जनता के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे। होता क्या है, जब प्रेसिडेंट जनता के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्रिएट हो जाता है, जो कि देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो APJ अब्दुल कलाम का इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म होता है। इन्होंने भी एक्टिविज्म शो किया। इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को वापस भेज दिया था सरकार के पास रिकंसिडर करने के लिए। प्रणब मुखर्जी की बात करें, इन्हें भी एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट माना जाता है। काफ़ी सारे मुद्दों पर इन्होंने गवर्नमेंट की वर्किंग को क्रिटिसाइज किया, अपनी नाराजगी जाहिर की गवर्नमेंट की वर्किंग को लेके मीडिया में। लेकिन लास्ट में अब हम कंक्लूड करते हैं, वास्तव में प्रेसिडेंट की एक्चुअल पोजीशन है क्या संविधान के हिसाब से। एक्चुअल पोजीशन देखो डिफाइन की जाती है या फिर इंटरप्रेट की जाती है R वेंकट रमन के द्वारा। वो अपने आप को कहा करते थे कि मैं कॉपी बुक प्रेसिडेंट हूँ। वो प्रेसिडेंट थे, जैसा हमने डिस्कस किया, कोalition पॉलिटिक्स के ईरा में। उस समय इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, कई सारी सरकारें गिरी, कई सारी सरकारें बनी। तो वो प्रेसिडेंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी लैंप की तरह है। जब देखो लाइट का मेन स्विच ऑफ हो जाता है तो उस समय प्रेसिडेंट काम करते हैं, यानी उस समय इमरजेंसी लैंप जो है वो काम करता है। कंक्लूड हम ये कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की ऑफिस को रबर स्टैंप समझना ठीक नहीं है। ये एक पोजीशन है डिग्निटी की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। प्रेसिडेंट यूनियन कैबिनेट के लिए फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड का काम करते हैं। आर्टिकल 78 हमारे संविधान का बताता है कि प्रधानमंत्री की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं प्रेसिडेंट के प्रति। तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि हमारा संविधान एनविसाज करता है, यानी हमारा संविधान एक प्रकार से कल्पना करता है प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो रबर स्टैंप नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और डिग्निटी वाली पोस्ट है। तो ये पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया रोल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में।